हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है। कल हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको इसमें जो भी पॉइंट नोट करना होगा वो इसमें बता दिया जाएगा, तो आप बस ध्यान से सुनते चलिएगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कैसे एक व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुगल बादशाह थे उनमें आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी जो अंतिम मुगल बादशाह थे, जो शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, वो थे औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद जो छोटे छोटे सूबेदार थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, वो अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाने लगे थे। वो अपने क्षेत्र को मुगलों के अधीन नहीं मानते थे। फिर वो अपनी स्वतंत्र ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी अलग रियासतें बना ली थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी दिल्ली से उन पर नियंत्रण कम हो गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी 1750 तक, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगी कि यह कैसे हुआ। यह एक चित्र दिया गया है कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाता है और उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया जाता है। तो ये थे अंग्रेज, जो आधुनिक मानते हैं अपने आप को। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता थी इनकी। यहाँ जो चित्र है कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। उसके बाद जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आती है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, हम उनके लिए पूर्व की साइड थे, तो वो कहते थे कि पूर्व के साथ व्यापार करने। जैसे हम कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता को हम आजकल अपना रहे हैं, क्योंकि वो हमसे पश्चिम की तरफ है, इसलिए हम उनके अकॉर्डिंग पूर्व की तरफ है। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे इजाज़तनामा प्राप्त कर लिया था 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। एकाधिकार मतलब उस समय कोई भी और ब्रिटेन की कंपनी भारत में यानी पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती थी। चार्टर का मतलब था कि और कोई भी ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्व के साथ व्यापार के लिए नहीं आ सकती थी, उसका एकाधिकार था। लेकिन उससे पहले जो यूरोप की अन्य देशों की कंपनियां थीं, जैसे डच, पुर्तगाली, ये तो ऑलरेडी ही आ चुके थे। तो वो जो इजाज़तनामा था वो ब्रिटेन लंदन की कंपनी को तो रोक सकता था पूर्व की तरफ आने के लिए, लेकिन यूरोप के अन्य देशों की कंपनियों को वो नहीं रोक सकता था।
इसलिए ऑलरेडी पुर्तगाली और डच कंपनियां भारत में आ चुकी थी और उसके कुछ समय बाद फिर फ्रांसीसी भी आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, यानी कोई और ब्रिटेन की कंपनी पूर्व के साथ व्यापार के लिए नहीं आ सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। और उसका रीजन भी था क्योंकि उस समय जो वो लाभ कमा सकती थी, कोई भी कंपनी लाभ कमा सकती थी तो वो सिर्फ एकाधिकार के माध्यम से ही कमा सकती थी, प्रतिस्पर्धा से बचकर ही वो लाभ कमा सकती थी। यहाँ एक मैप दिया गया है, ये 18वीं सदी में भारत आने वाले रास्ते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश आइलैंड, यहाँ है ब्रिटिश आइलैंड, ये इस तरह से होकर यहाँ कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, कैप ऑफ गुड होप, उससे होते हुए भारत आते थे। भारत में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और इधर चीन के कैंटोन प्रांत तक ये इसी मार्ग से आते थे। तो ये 18वीं सदी में ब्रिटिश से यानी इंग्लैंड से भारत पहुँचने का रास्ता था। कैप ऑफ गुड होप होते हुए ये ब्रिटेन से भारत पहुँचते थे और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन के कैंटोन प्रांत, इधर भी ये इसी रास्ते से पहुँचते थे। तो पूर्व का मतलब सिर्फ भारत नहीं था, पूर्व का मतलब था ईस्ट इंडिया, इधर इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और इधर चीन, ये सब पूर्व की तरफ ही आते थे। और यहाँ एक वर्ड है वाणिज्यिक, अभी हमने यहाँ देखा था। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए ही मुनाफा कमाया जा सकता है, उसे कहते हैं वाणिज्यिक। लेकिन आगे देखते हैं, लेकिन यह शाही दस्तावेज जो ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, वो शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, क्योंकि पुर्तगाली और डच अंग्रेजों से पहले ही भारत पहुंच चुके थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक यानी 1605 तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी भी सामने आ गए। तो ब्रिटेन से पहले यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पुर्तगाली आ जाते हैं, डच आ जाते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद फ्रांसीसी भी आ जाते हैं, डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी भी आ जाते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, यानी ये इतनी व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आ रही हैं, तो उसका एक बड़ा रीजन था, ये सभी कंपनियां एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, भारत के मसाले, स्पेशली काली मिर्च, इन सब की बहुत मांग थी और ये कंपनियां इन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए पूर्व की तरफ आ रही थी। तो समस्या यह थी कि ये सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें, क्योंकि एकाधिकार के माध्यम से ही वो लाभ कमा सकती थी। तो इनके लिए सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी दूसरी जो प्रतिस्पर्धी कंपनी थी उसे समाप्त कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। तो ये कंपनियां क्या करती थी, अगर मान लीजिए कोई ब्रिटेन से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आ रहा है भारत की तरफ और उधर उन्हें फ्रांसीसी जहाज मिल गया, तो ये भारत बाद में पहुंचेंगे, पहले फ्रांसीसी जहाज को निपटाएंगे। यानी ये आपस में पहले समुद्र में 1-2 युद्ध करके आते थे ताकि तभी ये लाभ कमा सकते थे।
अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है। वो आगे बढ़ने से रोक देते थे और यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापार चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। व्यापारिक चौकियां मतलब जहां पर ये अपने व्यापार के लिए सामान इकट्ठा करते थे, उन्हें उनकी वो किलेबंदी कर देते थे और उसके माध्यम से वहां पर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। यानी स्थानीय शासकों से उनके टकराव इसलिए होने लगे क्योंकि जो उनकी व्यापारिक चौकियां थी, जब वो उनकी किलेबंदी करते थे तो महाराज को लगता था कि ये कंपनी ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि महाराज के इलाके में तो उससे बड़ा महल किसी और का भी नहीं था, किसी और का घर भी उससे बड़ा नहीं था। तो फिर ये व्यापारिक चौकियाँ इतनी बड़ी बड़ी कैसे बन सकती थी? जब इनकी किलेबंदी करते थे तो बहुत शक्तिशाली होती थी। इसलिए स्थानीय शासकों से भी इनके टकराव होने लगे, जिसके कारण व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया। तो देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बंगाल में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगी थी 1651 में हुगली नदी के किनारे। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर का मतलब है व्यापारी। उस जमाने में व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था और इसी फैक्टर से निकलता है फैक्ट्री और इसी फैक्टर से बनता है फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था उसे कहते थे वेयर हाउस। तो इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारतीयों से सामान खरीदकर कंपनी को बेचते थे, यानी बिचौलिए टाइप से। तो इन्होंने उन्हें भी अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल के बाद यानी 1698 में उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिनमें से एक गांव था कालीकाता जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो इन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, जिनमें से एक महत्वपूर्ण गांव था कालीकाता जिसे बाद में कलकत्ता कहा गया। उसकी इन्होंने किलेबंदी की और आज उसे कोलकाता कहा जाता है। यानी इस कोलकाता शहर की भी अपनी एक जीवन गाथा है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब एक शाही आदेश। तो औरंगजेब को इन्होंने रिश्वत देकर औरंगजेब के अफसरों को इस बात के लिए भी मना लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दे। लेकिन फिर क्या होता है? कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। यानी औरंगजेब ने जो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार दिया था वो सिर्फ कंपनी के लिए ही था, लेकिन कंपनी के अफसर भी निजी तौर पर व्यापार करते थे। जो कंपनी के अफसर थे वो अपना भी व्यापार करते थे, निजी तौर पर भी व्यापार करते थे। उन्हें यह अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ से आगे लड़ाई स्टार्ट होती है। तो औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते? उस समय बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खान। आगे देखते हैं। यहाँ एक चित्र है। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है। अब बात करते हैं व्यापार से युद्धों तक, यानी एक व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी में कैसे तब्दील होती है। 18वीं सदी की शुरुआत में यानी 1700 के आसपास, 1705-1710 के आसपास 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला, और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जो आपको रियायतें दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, लेकिन अब आपको कर शुल्क चुकाना पड़ेगा। अब औरंगजेब नहीं रहे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि अब आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगर व्यापार करना है तो आपको राजस्व शुल्क तो चुकाना पड़ेगा। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। इन मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब ने व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि कंपनी उस समय जो अपने सिक्के ढालती थी बम्बई से, उन्हें ही भारत में चलाती थी। तो इन्होंने कहा कि आप जो सिक्के ढालते हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, आपको यहाँ से सिक्के खरीदने होंगे और तब आपको व्यापार करना होगा। और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया और कहा कि आप जो एक किलेबंदी करते हैं अपनी व्यापारिक चौकियों की, इन्हें रोक दीजिए, वहाँ किलेबंदी आप नहीं कर सकते। तो ना तो कंपनी को बिना शुल्क के व्यापार करने दिया, यानी कंपनी से शुल्क मांगा बंगाल के नवाबों ने कि आप व्यापार करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। सिक्के ढालने का अधिकार भी समाप्त कर दिया और उसकी किलेबंदी को भी रोक दिया। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, कंपनी के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। आगे क्या हुआ? कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो कंपनी टैक्स कैसे चुकाती? उसे तो लगता था कि उसका एक अधिकार हो चुका है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि उसने नवाब को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में सामने आई। यह एक चित्र है, यह चित्र है रॉबर्ट क्लाइव का। यह चित्र है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, ये आपको ध्यान रखना है। कहानी क्या होती है? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पहले मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे, उनके बाद बनते हैं अलीवर्दी खान। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला काफ़ी ताकतवर जो शासक था, यानी सिराजुद्दौला काफ़ी शक्तिशाली शासक था और कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से भयभीत थी। कंपनी सिराजुद्दौला की जगह ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो इसके इशारों पर चल सके, यानी जो कंपनी जैसा कहे वैसा करे। कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, इसलिए उसने सिराजुद्दौला के जो भी कर्मचारी थे उन्हें रिश्वत देनी शुरू कर दी। तो प्लासी का युद्ध कैसे हुआ? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी में से किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी जो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे उनमें से ही किसी को नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। लेकिन जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने यानी सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने अपने सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल दिया, जो उनके गोदाम थे उन पर ताला डाल दिया,
ब्रिटिश अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके हथियार छीन लिए, उनके अंग्रेजी जो जहाज़ थे उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी की जो कलकत्ता स्थित किला था उसकी तरफ रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। यानी अब ये युद्ध पर आतारू हो गए थे कि इन्होंने कंपनी के जो अफसर था एक रॉबर्ट क्लाइव, तो उस समय वो मद्रास में तैनात था, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को सेनाओं के साथ बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। जो ब्रिटिश सेना थी उसे नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद क्या होता है, पहले यहाँ एक पॉइंट है उसे देख लेते हैं। कठपुतली। कठपुतली किसे कहते हैं? कठपुतली एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो कठपुतली जो किसी और के इशारों पर चलता है। और यहाँ एक पॉइंट है, क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलाशी था। प्लासी नहीं था, असली नाम था पलाशी, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। जो पलाश के फूल थे, खूबसूरत पलाश के लाल लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल होली पर होता है। तो ये वास्तव में पलाशी था, ना कि प्लासी था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की तरफ भेज दिया गया सेना के साथ, तो एक लंबे समय तक नवाब के साथ सौदेबाजी चली रॉबर्ट क्लाइव की। लेकिन आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। यानी सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा किसकी वजह से? अपने सेनापति मीर जाफर की वजह से। ये उसने रिश्वत देकर, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने कहा कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यानी इन्होंने मीर जाफर को लालच दिया कि सिराजुद्दौला की जगह उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अपनी सेना को युद्ध में ही नहीं भेजा, यानी उसने अपनी जो सेना की टुकड़ी थी और उसके पास सबसे बड़ी टुकड़ी थी। मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसके पास उसकी सबसे बड़ी टुकड़ी थी, तो उसने उस युद्ध में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। उसने अपनी टुकड़ी को नहीं भेजा और परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला मारा गया। तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह कहकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ये थे सिराजुद्दौला, ये थे सिराजुद्दौला। और यहाँ ये लॉर्ड ऑफ हाउस का एक चित्र दिया गया है, नहीं, ईस्ट इंडिया हाउस, यह है ईस्ट इंडिया हाउस। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक हाउस बनाया गया था ब्रिटेन में, जिसे नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया हाउस। ये महान्यायालय कक्ष है ईस्ट इंडिया हाउस का। कहाँ था? लंदन में लेडन स्ट्रीट हॉल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। उनकी लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी और ये एक ऐसी ही सभा का चित्र है। तो प्लासी का युद्ध से हमें क्या पता चला? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल का नेतृत्व किया था सिराजुद्दौला ने, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और फिर वो सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाती है। अब आगे देखते हैं संपन्नता का आश्वासन। यहाँ एक पत्र की ये कुछ लाइनें हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी लिखी थी, उसने कहा था कि इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यानी भारत एक विशाल शक्ति है, वो एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है? क्योंकि जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत से जो ब्रिटेन के लोग थे वो भी, उन्हें भी संदेह हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ताकतवर होती जा रही है। भारत जिसकी संपन्नता के चर्चे चारों तरफ थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके एक क्षेत्र के शासक को हरा दिया है, तो इंग्लैंड के लोगों का ये संदेह करना स्वाभाविक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर होती जा रही है। उसके जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने ये अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने एक पत्र लिखा था ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम पिट को। अब आगे क्या होता है? प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर कंपनी का यानी बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, यानी कंपनी खुद शासन नहीं करना चाहती थी, वो तो व्यापार करना चाहती थी। उसका मूल उद्देश्य तो मात्र व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही क्या थी, ऐसा कंपनी का मानना था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया, यानी सिराजुद्दौला को हटाकर नवाब बनाया मीर जाफर को। लेकिन जब मीर जाफर ने भी विरोध करना शुरू किया तो कंपनी ने इसके दामाद को अपनी तरफ मिला लिया और मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया, जो कि उसका दामाद था मीर जाफर का। जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसमें भी यानी बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। यानी जब बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम युद्ध कर रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। जब मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में तीन शक्तियाँ थीं। प्लासी के युद्ध से बक्सर की लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि प्लासी का युद्ध तो अंग्रेजों की एक तरफ से किस्मत थी। अंग्रेजों ने रिश्वत के माध्यम से उसे मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया था, जिसके कारण वो प्लासी का युद्ध जीते थे। लेकिन बक्सर की लड़ाई में उन्होंने 3 सेनाओं को हराया था, भारत की 3 शक्तियों को एक साथ हराया था, तो बक्सर की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बक्सर की लड़ाई वो अपनी योग्यता से जीते थे। बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर, मीर कासिम, इन तीनों की सेनाओं को उन्होंने हराया था। तो बक्सर की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और मीर जाफर के बाद उन्होंने फिर से मीर कासिम को नवाब बनाया। अब नवाब को यानी मीर कासिम को, मीर जाफर को, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। अभी तक तो कंपनी सोचती थी कि हम सिर्फ व्यापार करेंगे और नवाबों के माध्यम से ही यहाँ शासन करेंगे, लेकिन अब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब कंपनी खुद शासन करेगी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, वही रॉबर्ट क्लाइव, उसने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब कंपनी खुद शासन करेगी। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और जायज़ भी था, क्योंकि कंपनी ने तीनों राजाओं की सेना को हराया था। जो भारत की जो सबसे शक्तिशाली प्रांत थे, उन तीनों की संयुक्त सेनाओं को कंपनी ने पराजित किया था। तो मुगल सम्राट के द्वारा कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया 1765 में। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। कौन सी समस्या थी? 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ये उस समय अपने साथ ब्रिटेन से सोना चांदी लाते थे और तब भारत से क्या खरीदते थे? मसाले, काली मिर्च, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, लौंग, इलायची, ये खरीदते थे सोने चांदी के बदले में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। इतने गरीब आदमी थे और फिर भी भारत पर कब्जा कर लिया। इनके पास भारत में सिर्फ मसाले खरीदने के लिए, भारतीयों को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय सोने चांदी के। इसलिए वहाँ से सोना चांदी लाते थे और भारत में मसाले खरीदते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी
और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब ये भारत से ही राजस्व वसूलेंगे, भारत में अपनी सेना को नियंत्रित भी करेंगे, अपने लिए माल भी खरीदेंगे भारत के राजस्व से ही, भारत में जो शुल्क वसूलेंगे उसी से अपने लिए सामान भी खरीदेंगे और उसे फिर ब्रिटेन में भेज भी देंगे। इतनी कमाई करेंगे ये बंगाल से। तो क्या हुआ, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दक्षिणों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। यानी बंगाल से जो शुल्क ये वसूलेंगे उससे ही अपनी सारी चीज़ें खरीदेंगे, अपनी फौजों को भी संभालेंगे, अपनी सेनाओं को भी संभालेंगे, कलकत्ते में अपने किलों का निर्माण भी करेंगे और यहाँ से सामान खरीदकर ब्रिटेन में बेच भी देंगे। तो बक्सर की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यह बंगाल के नवाब का एक वक्तव्य है। नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश मिशनरियों के बारे में ये कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे, उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई तो उसने कहा कि उसे थोड़ी सी जगह चाहिए व्यापार करने के लिए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वह मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं, दीवारों पर ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं और उन्होंने बहुत से सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। यानी हमारे ही देश में हमारी ही औरतों को, हमारे ही मर्दों को वो गुलाम बना रहे हैं। ये बंगाल के नवाब का एक कथन था। और अब ये क्या करेंगे, बंगाल पर तो उनका नियंत्रण हो चुका है, जो समय का सबसे शक्तिशाली प्रांत था। बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल उस समय का आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो आज का बांग्लादेश है वो भी बंगाल के अंतर्गत आता था। तो इतने बड़े भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। उसके पास बंगाल की सत्ता थी और सैनिक ताकत भी थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। जैसे कंपनी का हर कर्मचारी अब नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। अब कंपनी का हर कर्मचारी अपने आप को नवाब मानता था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी उन्होंने बंगाल के नवाबों को इतना विवश कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को बहुत सारा ज़मीन, बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहा जाता है जिसे, जब 1743 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया था तो वो उसकी उम्र 18 साल थी। ये 18 साल का बच्चा था जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया था। 1743 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। और 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या हुआ, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। इस रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि इसने बंगाल में जो शासन है वो अच्छे से नहीं चलाया और भ्रष्टाचार किया, इसलिए इसे ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और अंत में इसने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपने किसी भी तरीके से, किसी भी गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठी की तो वो भी आपको नहीं बचाएगी, आखिरकार भुगतना तो आपको वो पड़ेगा। तो 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, उसे बरी भी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। वह भ्रष्टाचार के इस आरोप को सहन नहीं कर पाया, उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। लेकिन कंपनी के सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह धन दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए।
इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग भ्रष्ट नहीं थे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे, और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। जो यहाँ से भारत से धन दौलत इकट्ठी कर ब्रिटेन गए, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। नवाब मतलब जो रातों रात जिसकी किस्मत बदल जाए। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव पर जो मुकदमा चला था, यहाँ उसका एक कथन है। रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें कि उसने क्या कहा था। उसने कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं। तो ये था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जहां से कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक भूमिका में तब्दील होती है। अब इससे आगे 1757 के बाद से लेकर 1857 के बीच क्या हुआ, कंपनी ने कैसे अपना व्यापार, अपना साम्राज्य फैलाया, उसे हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने कल वाला पार्ट, पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।